Hello everyone, this is Dr. Shyamlal Gupta, lecturer chemistry, Government Polytechnic College अलवर। जैसा कि हर वीडियो में मैं बताता आ रहा हूँ कि इस साल से सेमेस्टर सिस्टम है और कोरोना को देखते हुए बच्चों को कॉलेज नहीं बुलाया जा रहा है, तो इसी सिलसिले में ऑनलाइन लेक्चर्स की सीरीज़ चल रही है ताकि बच्चों को हेल्प मिलती रहे, उनकी पढ़ाई किस तरह से डिस्टर्ब ना हो। तो उसी सीरीज़ में आज एक और वीडियो लेकर आए हम। देखिए, लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको पढ़ाया था कि स्केल के डिसएडवांटेज क्या है, हार्डनेस की वजह से स्केल जो बॉयलर में बन जाती है उसके डिसएडवांटेज क्या क्या है और उसको रोका कैसे जाए। उसको मैंने बताया था प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि बीमारी को होने ही ना दिया जाए, उससे पहले उसका इलाज, उस इलाज बाद में बीमारी होए क्यों, ताकि हमें आज इलाज की ज़रूरत पड़े, बेटर उसको प्रिवेंट कर लिया जाए, उससे बचा जाए। तो वही हम कर रहे हैं, स्केल से बचा कैसे जाए, स्केल जमने से रोका कैसे जाए, उसको बनने ना दिया जाए। तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था एक्सटर्नल ट्रीटमेंट की। मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि सोडा लाइम विधि, जियोलाइट विधि और आयन विनिमय विधि, ऐसी 3 विधियां हैं जिनके द्वारा हम पानी को, कठोर पानी को बाहर ही, बॉयलर के बाहर ही सॉफ्ट करके बॉयलर के अंदर जाने देंगे, जिससे बॉयलर के अंदर स्केल का फॉर्मेशन नहीं होगा। और इन तीनों विधियों के बारे में हम आगे के नेक्स्ट वीडियोज़ में स्टडी करेंगे कि कैसे इन विधियों के द्वारा हार्ड वाटर को सॉफ्ट किया जाता है। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अब हम इसमें इंटरनल, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंटरनल ट्रीटमेंट पढ़ेंगे कि अंदर पानी, देखिए अगर हमारे पास एक्सटर्नल मेथड है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है कि हम बाहर पानी को सॉफ्ट कर सकें, यानी कि हमारे पास सोडा लाइम मेथड भी नहीं है, जियोलाइट भी नहीं है और आयन विनिमय भी नहीं है, यानी हमारी मजबूरी है कि पानी अंदर हार्ड ही जाना है बॉयलर के अंदर। तो उसको इंटरनली कैसे ट्रीट करें ताकि स्केल फॉर्मेशन ना हो, तो उसके कुछ मेथड्स हैं, वो हम आज यहाँ स्टडी करेंगे। क्लियर? तो फर्स्ट मेथड है, उसको बॉयलर के अंदर जो इस हमारा हार्ड वाटर जा रहा है उसको रोकने के लिए फर्स्ट जो हम मेथड लगाएंगे वो है कोलोइडल ट्रीटमेंट। सबसे पहले तो मैं आपको कोलोइडी पदार्थ बता दूं कि कोलोइडी पदार्थ क्या होते हैं, जो महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए समझना कि कोलोइडी पदार्थ होते क्या है। ठीक है, देखिए आप लोगों ने जनरली देखा हो कभी, आप घर घर के अंदर या कहीं पर भी आप एक किवाड़, आपके दरवाजे जो होते हैं उनके एक छोटे से छिद्र से लाइट आती हुई देखी होगी आपने, तो उसमें मिट्टी के कण तैरते हुए नजर आते हैं, वही क्या कहलाते हैं, कोलोइडल पदार्थ कहलाते हैं। कोलोइडल पदार्थ की नेचर क्या होती है, देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ समझने की है, जो कोलोइडल पदार्थ होते हैं ये, इन पर एक ही तरह का चार्ज होता है। जो चार्ज होता है वो एक ही तरह का होता है। कहने का मतलब या तो नेगेटिव होगा या क्या होगा, पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल धूल है, हमारी मिट्टी है, वो नेगेटिवली चार्ज होती है। ठीक है, तो अब जब इन पर एक ही चार्ज होगा, जो कोलोइडल पदार्थ हैं फॉर एग्जाम्पल नेगेटिवली चार्ज हैं, ये मान लेते हैं ये कोलोइडल पदार्थ हैं। ठीक है, और मान लेते हैं कौन सी चार्ज है, इन पर नेगेटिव चार्ज है। तो आप खुद बताइए मुझे, नेगेटिव, एक नेगेटिव दूसरे नेगेटिव को रिपेल करेगा, तो ये इसको इसको प्रतिकर्षित करेंगे, ये एक दूसरे को धक्का देंगे, ये दूर भागेगा, ये दूर भागेगा, ये भी दूर भागेगा, ये भी दूर भागेगा, यानी कि ये आकर्षित नहीं होंगे, दूसरे से प्रतिकर्षित होंगे। और जब दूसरे एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे तो ये एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं, इसीलिए मिट्टी के कण उड़ते हुए नजर आते हैं, क्योंकि उन पर नेगेटिव चार्ज होता है और वो एक दूसरे को चिपकते नहीं है, भागते हुए नजर आते हैं। इसीलिए सूर्य की लाइट में अगर आप देखो तो हमें एक मिट्टी के कण तैरते हुए नजर आते हैं। क्लियर? तो अगर, तो पहला ट्रीटमेंट मैंने कोलोइडल पदार्थ बता दिया आपको क्या होते हैं, कि वो पदार्थ होते हैं जो जिन पर एक ही तरह का चार्ज होता है, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, इसलिए ये एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट नहीं होते, प्रतिकर्षित करते हैं, इसलिए जम नहीं पाते हैं। ठीक है, जम नहीं पाते हैं, वर्ड याद रखिए आप, ये जमते नहीं है। जमना मतलब सेटल डाउन नहीं होते हैं, सेटल डाउन नहीं होते हैं। क्लियर? तो देखिए क्या होगा, अगर मान लीजिए बॉयलर के अंदर हार्ड वाटर चला गया है, यानी हमारी मजबूरी है हार्ड वाटर भेजना, तो उसमें कोलोइडी पदार्थ जैसे स्टार्च हुआ, टेनिन हुआ, अगार अगार हुआ, ये एक बायोलॉजिकल बॉटनिकल पदार्थ होता है, बॉटनी का मतलब पेड़ों से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये कोलोइडल पदार्थ होते हैं। अगर ये पानी में मिला दिया आपने तो ये क्या करते हैं, कोलोइडी पदार्थ जो सोल्ट बैठे हुए हैं पानी के हार्ड वाटर में, कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सोल्ट हैं, इनके चारों तरफ लेयर बना लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये कैल्शियम का सोल्ट है और इसके चारों तरफ क्या होगा, कोलोइडी पदार्थ जम जाएगा। हर तरह के सोल्ट, जितने भी सोल्ट होंगे कैल्शियम के या मैग्नीशियम के, उनके चारों तरफ कोलोइडी पदार्थ जम गया। क्लियर?
अब मान लेते हैं स्टार्च जो है ये जो हमने जो भी कोलोइडल पदार्थ डाला वो नेगेटिवली या पॉजिटिवली चार्ज है। एक तरह का चार्ज होगा, तो आपको अच्छे से अभी बताया मैंने। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये कि पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है। इन सब पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। अब देखने पर क्या लग रहा है, इसको पूरी स्ट्रक्चर को अगर आप देखो तो कहीं आपको कैल्शियम नजर आ रहा है क्या? कैल्शियम इनके अंदर छुप गया है, कैल्शियम के जो सोल्ट हैं वो इनके अंदर छुप गए हैं। सेम कहानी मैग्नीशियम के साथ होगी, उसके चारों तरफ भी एक लेयर बन जाएगी कोलोइडल पदार्थ होगी, ठीक है, वो जो कि कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? तो कहीं पर आपको सोल्ट नजर आ रहे हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के? नहीं, सोल्ट नजर नहीं आ रहे, केवल हमें क्या नजर आ रहा है? कोलोइडल पदार्थ। और दोनों पर एक सेम चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को दूर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये दोनों सेम चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। जब एक दूसरे को दूर फेंकेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, तो क्या जमेंगे? सेटल डाउन होंगे। जब सेटल डाउन ही नहीं होंगे तो बॉयलर की दीवार पर चिपकेंगे कैसे? जब बॉयलर की दीवार पर नहीं चिपकेंगे तो स्केल फॉर्मेशन कैसे होगा? तो इस तरह से स्केल फॉर्मेशन रुक जाता है। समझे? तो क्या होता है, कोलोइडल पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो एक ही तरह का चार्ज रखते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, और एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसलिए सेटल डाउन नहीं होते हैं, यानी जमते नहीं हैं। तो क्या होगा, जैसे कोलोइडल पदार्थ जैसे स्टार्च, टैनिन, अगार अगार अगर डाल दिया जाएगा तो ये क्या करते हैं, ये जो कोलोइडल पदार्थ हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम सोल्ट के चारों तरफ एक सुरक्षात्मक आवरण, एक लेयर बना लेंगे, और देखने पर ऐसा लगेगा कि केवल कोलोइडल पदार्थ हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम के सोल्ट है ही नहीं। और दोनों सब कोलोइडल पदार्थ पर एक ही जैसा चार्ज है, तो ये रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और सेटल डाउन नहीं होंगे। जब सेटल डाउन नहीं होंगे तो स्केल फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट तो ये हो गया। चलिए सेकंड पे आते हैं। सेकंड है फॉस्फेटिक उपचार। फॉस्फेटिक उपचार में देखिए क्या करेंगे, सोडियम फॉस्फेट का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, जो पानी अंदर जा चुका है हार्ड वाटर, उसमें डाल देंगे सोडियम फॉस्फेट, Na3PO4। जैसे सोडियम फॉस्फेट डालेंगे, ये क्या करता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सोल्ट हैं अंदर, कैल्शियम और मैग्नीशियम के जैसे क्लोराइड है, इनके साथ क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है। ये जो सोल्ट है कैल्शियम क्लोराइड के साथ जैसे रिएक्शन कर ली इसने, और क्या बना देगा, कैल्शियम फॉस्फेट, Ca3PO4 का होल ट्वाइस कैल्शियम फॉस्फेट बोलते हैं। इसी तरह मैग्नीशियम फॉस्फेट का निर्माण कर देगा ये Mg3PO4 का, केवल कैल्शियम की जगह क्या आ जाएगा, Mg आ जाएगा। इसी तरह कैल्शियम सल्फेट होगा, वो भी यही बना देगा, मैग्नीशियम सल्फेट होगा। जितने भी प्रकार के यहाँ सोल्ट होंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम के, वो सारे क्या बना देंगे, कैल्शियम फॉस्फेट और मैग्नीशियम फॉस्फेट। और ये क्या होता है, घुलनशील होता है। जो कैल्शियम फॉस्फेट और मैग्नीशियम फॉस्फेट जो होते हैं, फॉस्फेट जो होते हैं, ये कैसे होते हैं, घुलनशील होते हैं। और जब घुलनशील होंगे तो जब ये सेटल डाउन ही नहीं होंगे, एगुलनशील ही नहीं होंगे, जब एगुलनशील ही नहीं होंगे तो स्केल फॉर्मेशन कैसे होगा? ये घुलनशील रहते हैं, चाहे टेम्परेचर कितना ही बढ़ा दिया जाए, ये घुलनशील ही रहेंगे, और घुलनशील रहेंगे तो ये सेटल डाउन नहीं होंगे, यानी जमेंगे नहीं, जमेंगे नहीं तो स्केल फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, सोडियम फॉस्फेट की जगह सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट यानी कि Na2PO4, डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, डाई मतलब सोडियम, दो सोडियम हो जाएगा, Na2HPO4 का उपयोग भी किया जा सकता है। और इस संपूर्ण प्रोसेस को, जो ये पूरा प्रोसेस है ये फॉस्फेट बनाने का, फॉस्फेट कंडीशनिंग कहते हैं इसको, फॉस्फेट कंडीशनिंग कहते हैं। पूछ लेते हैं फॉस्फेट कंडीशनिंग क्या होती है। तो फॉस्फेट कंडीशनिंग होती है कि जो पानी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सोल्ट मौजूद हैं उनको किस में कन्वर्ट करना, कैल्शियम फॉस्फेट या मैग्नीशियम फॉस्फेट में कन्वर्ट करना, जिससे वो घुलनशील रहते हैं, और घुलनशील रहेंगे तो किसी भी तरह का स्केल नहीं बनाएंगे। सोडियम फॉस्फेट की जगह सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट भी यूज कर सकते हैं, डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट भी उपयोग में लिया जा सकता है। तो इस तरह से एक फॉस्फेटिक ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ ही ध्यान रखना, कैल्शियम क्लोराइड की जगह यहाँ MgCl2 होगा, सेम रिएक्शन, तो यहाँ कैल्शियम की जगह Mg3 होगा। यहाँ कैल्शियम सल्फेट अगर होगा तो सेम यहाँ Ca3 यही बनेगा, और यहाँ Na2SO4 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ MgSO4 होगा तो यहाँ पर Mg3 यही बन जाएगा और Na2SO4 बन जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से सेम रिएक्शन होगी, केवल आप एक रिएक्शन दिखा सकते हैं, 10 रिएक्शन दिखाने की जरूरत नहीं है आपको। तो इस तरह से कैल्शियम और मैग्नीशियम फॉस्फेट का निर्माण होगा, और अल्टीमेटली क्या नहीं होगा, स्केल फॉर्मेशन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं MgCl2 का एक रिएक्शन और लिख दूं यहाँ पर, आप राइट डाउन कर सकते हैं, तो क्या होगा यहाँ पर, Mg3PO4 का होल ट्वाइस प्लस 6Na
सेम रिएक्शन होगी, वही मैग्नीशियम फॉस्फेट बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप एक इस उपचार कर सकते हैं, इसे फॉस्फेट कंडीशनिंग कहते हैं। थर्ड ट्रीटमेंट है कार्बोनेट उपचार। इसमें क्या करेंगे कार्बोनेट उपचार में, कैल्शियम सल्फ, ये स्पेशली कैल्शियम सल्फेट के लिए होती है। जो मैंने बताया था आपको, स्केल फॉर्मेशन है सबसे महत्वपूर्ण स्केल बनाने के लिए जिम्मेदार कौन होता है, कैल्शियम सल्फेट। तो ये ट्रीटमेंट कैल्शियम सल्फेट के लिए। जब कैल्शियम सल्फेट की अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट के साथ करवाई जाती है, तो देखिए यहाँ से सोडियम कार्बोनेट है, ये क्या बनेगा CaCO3 प्लस Na2SO4। और CaCO3 मैंने बताया था ज़्यादातर पानी में घुलनशील होता है और ये स्केल फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार नहीं होता है, स्लज बनाता है तो भी, जिससे हम आसानी से हटा सकते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा, कैल्शियम सल्फेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट में, और अल्टीमेटली स्केल का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसको कार्बोनेट कंडीशनिंग भी कहते हैं। कोई पूछ ले आपको कार्बोनेट कंडीशनिंग क्या होती है, तो वो यही होती है कार्बोनेट कंडीशनिंग क्या होती है, तो ये वही होती है कार्बोनेट ट्रीटमेंट। ठीक है, तो इस तरह से तीसरा उपचार है। चौथा और महत्वपूर्ण केलगन उपचार। केलगन देखिए एक केमिकल होता है सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। केलगन का जो नाम होता है सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। ठीक है, फॉर्मूला है Na2Na4PO3 का होल 6। जो फॉर्मूला है इसका सोडियम मेटाफॉस्फेट का, केलगन का सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट जो है, इसका फॉर्मूला है Na2Na4, ये बड़े ब्रैकेट में है। अब देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स होता है, ये जो दिखाया हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स होता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, उप सह संयोजक यौगिक होते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, उप सह संयोजक यौगिक। इनकी खास बात क्या होती है, जब इन्हें ये जब डिकम्पोज होते हैं यानी टूटते हैं, तो ये जो बड़े ब्रैकेट वाला जो हिस्सा होता है ये कभी नहीं टूटता है, ये ऐसे कैसे रहता है। तो देखिए जब इसको ब्रेक हुआ ये, तो देखिए ये जो ब्रेक होगा तो दो तो सोडियम आयन बन गए Na पॉजिटिव प्लस, ये ऐसे कैसे रहेगा बड़े ब्रैकेट वाला। अब दो सोडियम इधर आ जाएंगे तो माइनस का दो इधर आ जाएगा। आपको मैं छोटी क्लासों में याद हो तो ये इसको इधर लेके जाते हैं, और यहाँ जो होता है उसको कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब एक है, तो यहाँ तो एक हो गया, यहाँ दो हो गया। सोडियम हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इस पर +1 हो गया, तो ये ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा, तो -2 हो गया। सोडियम की संख्या कितनी है, 2, तो यहाँ 2 लगा दिया, तो ये +2 और ये -2। हमेशा जो रिएक्शन होती है वो बैलेंस होती है, तो ये प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया पूरा, ऐसा नहीं होगा कि अभी बैलेंस नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये डिकम्पोज हो गया। अब ये जो पार्ट बना हुआ है, ये पार्ट क्या करता है, जो कैल्शियम सल्फेट है पानी के अंदर हार्ड वाटर में, उसके साथ रिएक्शन कर जाता है। ये आप सोच रहे हैं कि P6O18 कैसा है, इसको गुणा करोगे तो P6O18 हो जाएगा। ठीक है, ये पानी के इस कैल्शियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कर जाता है और कैल्शियम मेटाफॉस्फेट का निर्माण कर देता है। यहाँ सोडियम 4 है, अब यहाँ देखिए 2 कैसे आया कैल्शियम, मैं आपको समझा देता हूँ। सोडियम पर कितना चार्ज होता है, +1, 4 है तो 4 सोडियम है तो कितना हो गया, +4। कैल्शियम पर कितना होता है, +2, तो 4 करने के लिए मुझे कितने चाहिए होंगे कैल्शियम, 2, तो कितना हो गया, +4। इसलिए कैल्शियम की संख्या कितनी है, 2। बाकी P4 है O6 ऐसे कैसे रहेगा। ठीक है, और फिर Na2SO4 साथ में बन जाएगा। तो ये इस तरह से कैल्शियम सल्फेट रिमूव हो जाता है, किसके रूप में, कैल्शियम मेटाफॉस्फेट के रूप में, और सोडियम सल्फेट बनता है जो कि कैसा होता है, घुलनशील होता है, और ये क्या नहीं बनाता है, स्केल फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। तो इस तरह से केलगन उपचार के द्वारा भी स्केल फॉर्मेशन को रोका जा सकता है। तो क्या किया हमने केलगन उपचार के अंदर, हमने इस विधि में क्या किया, केलगन डाला। केलगन का नाम क्या है, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, ये फॉर्मूला पूछ लेते हैं, Na2 बड़े ब्रैकेट के अंदर Na4PO3 का होल 6। जब इसको डिकम्पोज किया जाता है, यानी कि जब इसकी पानी में डाला जाता है, तो पानी में जाते ही ये क्या हो जाता है, टूट जाता है। किस तरह से टूटेगा, 2 तो सोडियम आयन बनाएगा और एक पूरा बड़े ब्रैकेट का एक साथ आयन बनेगा, उसमें -2 चार्ज होगा, क्योंकि ये इधर जाएगा, ये अच्छे से पता है आपको, इधर वाली चीज़ इधर जाती है और यहाँ वाली चीज़ इधर आती है। तो यहाँ एक है, तो इस मैं वापस बता देता हूँ आपको, तोड़ना जनरली बहुत काम आता है। ये 2 देखिए इधर जाएगा और यहाँ पर एक है, ये इधर आएगा, तो सोडियम तो +1 हो गया, सोडियम पर +1 चार्ज होता है, और ये ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा, 2 आया है तो -2 हो गए। सोडियम की संख्या कितनी है, 2,
ठीक है। अब ये जो पार्ट टूटा हुआ है ये कैल्शियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कर जाएगा, और यहाँ 4 है सोडियम है तो 4 प्लस के हैं, कैल्शियम पर +2 होता है तो 2 ही चाहिए होंगे 4 करने के लिए, इसलिए हमने CA2 आ गया यहाँ पर। P6 कैसे आया, ये 6 से गुणा करेंगे तो 6 और 18 हो जाएगा। ये क्या होता है, सोल्यूबल होता है, कैल्शियम मेटाफॉस्फेट जो बना है ये सोल्यूबल है, ये भी सोल्यूबल है, और जब जो चीज़ घुलनशील रहेगी तो वो किसी तरह का क्या नहीं बनाएगी, किसी भी तरह के स्केल के लिए जिम्मेदार नहीं होगी। तो इस तरह से स्केल फॉर्मेशन हटाया जाता है। तो ये है कुछ मेथड्स स्केल फॉर्मेशन के इंटरनल ट्रीटमेंट के द्वारा यहाँ जो स्केल फॉर्मेशन को रोका जाना है। उसमें पहला है कोलोइडल ट्रीटमेंट, जिसके रूप में हम स्टार्च, टैनिन, अगार अगार का उपयोग करेंगे। ये चारों तरफ एक आवरण बना लेंगे, जैसे मैंने आपको समझाया था, आवरण बना लेंगे तो वो क्या है, एक दूसरे को चिपकने नहीं देंगे और अल्टीमेटली किसमें क्या नहीं होगा, स्केल फॉर्मेशन नहीं होगा। दूसरा है फॉस्फेटिक उपचार, इसके रूप में हम क्या यूज़ करेंगे, सोडियम फॉस्फेट का यूज़ करेंगे, जिसकी रिएक्शन कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवणों के साथ कराई जाएगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कैल्शियम फॉस्फेट और मैग्नीशियम फॉस्फेट के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर, जैसा कि मैंने आपको रिएक्शन करके दिखाई थी यहाँ पर मैग्नीशियम की वाली भी। और ये कैल्शियम फॉस्फेट और मैग्नीशियम फॉस्फेट क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, जब घुलनशील होंगे तो स्केल का निर्माण नहीं करेंगे। इसी तरह सोडियम फॉस्फेट की जगह हम सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट या सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट का उपयोग भी कर सकते हैं। ये मेथड क्या कहलाता है, फॉस्फेट इस कंडीशनिंग कहलाता है। तीसरा, सेम जैसे सोडियम फॉस्फेट की रिएक्शन कराई थी वैसे कैल्शियम सल्फेट की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, सोडियम कार्बोनेट के साथ करवाएंगे, जो क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि घुलनशील होता है और किसी तरह का स्केल नहीं बनाता है। और लास्ट चौथा, केल्गन उपचार। केल्गन क्या चीज़ होती है, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट होता है, Na2NA4PO3 का होल 6, ये डिकम्पोज होता है तो सोडियम आयन और एक कॉम्प्लेक्स के रूप में डिकम्पोज होता है, ये कॉम्प्लेक्स कहलाता है। इस कॉम्प्लेक्स की जब कॉम्प्लेक्स पानी कैल्शियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम मेटाफॉस्फेट बनाता है, जो कि सोल्यूबल होता है, और सोडियम सल्फेट बनता है। और मैंने बता दिया आपको यहाँ CA2 कैसे आएगा और Na4 की जगह CA2 कैसे आएगा। ये घुलनशील होते हैं और आसानी से स्केल फॉर्मेशन नहीं करते हैं। तो इस तरह से 4 ट्रीटमेंट है, इंटरनल ट्रीटमेंट, जो जिसकी वजह से हम आसानी से स्केल फॉर्मेशन को रोक सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इस बॉयलर के अंदर हार्ड वाटर का, वो है कोरोजन, संक्षारण। बॉयलर का संक्षारण कैसे होता है, और वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। वो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है स्केल फॉर्मेशन का, इसका हार्ड वाटर का, सॉरी स्केल का नहीं, हार्ड वाटर का, एक बॉयलर के अंदर ये संक्षारण कैसे होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तब तक आप ये पढ़ते रहिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। थैंक यू।